इसमें ध्यान ये रखना है सब बच्चों को कि ये चैप्टर्स कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। बार-बार ये बात मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कंबाइंड चैप्टर है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। पेन पेपर पे ना करिए, एक्सेल पे करिए। 12 मार्क्स के लिए बच्चों को पीएनएल बनाने के लिए बोला है, ठीक है? इक्विटी भी बनाने को बोल दिया, तो कोई खास बात नहीं है, 5 मार्क्स के लिए सोकी बना देंगे। एंड रीस्टेट बेसिक ईपीएस टू टेक इन अकाउंट राइट इश्यू भी पूछ लिया 3 मार्क्स के लिए। देखो एक सेपरेट आईएएस 33 ईपीएस को पढ़िए। अब 3 मार्क्स आईएएस 33 के यहाँ टेस्ट कर लिए, जिसको आईएएस 33 नहीं आता होगा, वैसे ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते अगर आपको आईएएस नहीं आते हैं। पर 15 टेस्ट कर लिया, प्रिंसिपल एजेंट की टेस्टिंग कर दी है। आपने प्रिंसिपल कितना 3.5 लाख रुपए रिकॉर्ड नहीं कर सकते रेवेन्यू। आप रेवेन्यू 3.5 कितना दिखा सकते हो? ओनली 15%। यू कैन शो रेवेन्यू ओनली 15%। भाई आप एक एजेंट हो, आप एजेंट की तरह थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो, आप रेवेन्यू कितना दिखा सकते हो? 3.5 लाख का 88% रेवेन्यू आपका नहीं है, वो तो प्रिंसिपल का है, थर्ड पार्टी का है। आपने 3.5 का दिखाया तो आपको 3.5 हटाना पड़ेगा, 12% ही दिखाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कुछ भी बोलो इस टॉपिक को। इसमें ध्यान ये रखना है सब बच्चों को कि ये चैप्टर्स कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। बार बार ये बात मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कंबाइंड चैप्टर है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं और उसी की प्रैक्टिस के लिए उसी चीज को शो करने के लिए बच्चों को ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो खुद से जरूर ट्राई करो। गिलबर्ट कंपनी करके क्वेश्चन है, ये रीसेंट क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। आप मेरा सॉल्यूशन देखने से बेटर रहेगा। कोई भी बच्चा अगर करना चाहता है तो खुद से ट्राई करो, फिर देखो सर ने कैसे सॉल्व किया है। आप नॉर्मल एक्सेल पे करते हो, गुड है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ब्लैंक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ओपन करके उस पर प्रैक्टिस करते हो तो और भी बढ़िया। भाई आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में थोड़ा एक्सेल छोटा आता है, बट वही बेसिक एक्सेल ही यूज होता है। अपने एफआर में कोई बहुत ज्यादा एक्सेल यूज नहीं होता, बट रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको पेन पेपर पे ना करिए, एक्सेल पे करिए। करेंगे? इतनी बात मानेंगे सर की? जी सर, कर लेंगे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो बात यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है गिलबर्ट कंपनी, इसमें क्या चीजें आपसे टेस्ट करी गई हैं, क्या पूछता है वो देखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड ओसीआई। 12 मार्क्स के लिए आपसे पीएनएल बनवाया है, 12 मार्क्स के लिए बच्चों पीएनएल बनाने के लिए बोला है, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाने को बोल दिया, तो वो कोई खास बात नहीं है, 5 मार्क्स के लिए सोकी बना देंगे। एंड रीस्टेट बेसिक ईपीएस टू टेक इन अकाउंट राइट इशू। राइट इशू भी पूछ लिया 3 मार्क्स के लिए। देखो एक सेपरेट आईएएस 33 ईपीएस पढ़ लिया। अब 3 मार्क्स आईएएस 33 के यहाँ टेस्ट कर लिए। जिसको आईएएस 33 नहीं आता होगा, वैसे ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर नहीं सकते अगर आपको आईएएस नहीं आते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, रीसेंट एग्जाम का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जिब्रिटल कंपनी, जो भी नाम है, गिलबर्ट कंपनी, नाम इतने खतरनाक खतरनाक रखते हैं, अपन से तो बोले ही नहीं जाते बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो समझना है, कंसेप्ट समझना है, नाम में क्या रखा है। जी सर बताओ, कंसेप्ट बताओ। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें, देखें कुछ ऐसी चीज है जो क्वेश्चन में हमने देखी ना हो। लैंड दिया हुआ है, ठीक है, लैंड के बारे में थोड़ा बहुत पता है, अच्छा ये बिल्डिंग दी हुई है, कैरिंग अमाउंट पे मतलब डेप्रिसिएशन हटा रखा है। इन्वेस्टमेंट एफवीटीपीएल आईएफआरएस 9, इन्वेस्टमेंट एफवीटीओसीआई आईएफआरएस 9, शेयर कैपिटल दी हुई है, ट्रायल बैलेंस, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ। देखना एक्सट्रैक्ट वर्ड का मतलब बच्चा समझते हो, एक्सट्रैक्ट मत का मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा रेलिवेंट। तो शेयर कैपिटल दी हुई है 1 नवंबर 9, तो 1 नवंबर की दी हुई थी 31 अक्टूबर, तो एक ओपनिंग दी हुई है। शेयर प्रीमियम ओपनिंग दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स पे, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है उनका रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है, ध्यान रखना। बता रखा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस, देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आईएएस 16 में भी आता है। ओसीआई के अंदर 2 जगह चीजें जाती हैं, या तो आपका गेन लॉस फेयर वैल्यू से, आईएफआरएस 9 वाला भी तो ओसीआई में जा सकता है, तो ये आईएफआरएस 9 वाला रिवैल्यूएशन है, बता रखा है। ओपनिंग दे रखा है 32,154, रिटेन अर्निंग ओपनिंग दे रखी है 436, रेवेन्यू दिया हुआ है साल का, काफी बड़ा रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, अदर इनकम इसकी कुछ और साइड इनकम है, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है 428। आती है बात समझ सब बच्चों को? यहां तक देख लो, जल्दी से पढ़ लो। कोई भी ऐसी चीज तो है नहीं ना जो इसमें अपन ने ना पढ़ रखी हो, कुछ अलग दे रखी हो। सारी नॉर्मल सी चीज है, ये पता है अपन को, होती है तो नॉर्मल से हर क्वेश्चन में होती है। जी सर बिल्कुल होती है। आगे देखो फिर क्या कहता है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट। अब यहां से बात शुरू होती है। देखो 6-7 एडजस्टमेंट, देखो एग्जाम में आ जाए, आते हुए बच्चे को भी 7 एडजस्टमेंट पढ़ना, उसको टाइम पे कंप्लीट करना मुश्किल आता है, इसलिए सिंगल एंटिटी मुश्किल हो जाता है। एडजस्टमेंट एक तो, हर एडजस्टमेंट को क्रैक करना, और फिर उसके बाद तो देखो कुछ नया नहीं है। ऊपर ट्रायल बैलेंस दिया, नॉर्मल 11-12 के बच्चे को भी पता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अब ये सारी एडजस्टमेंट पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है, तो इस चैप्टर का तो कुछ है ही नहीं।
आपको पुराना नहीं आता तब आप कुछ इस चैप्टर में तो कुछ पढ़ने को ही नहीं है, तो बस प्रेजेंटेशन है, फॉर्मेटिंग आप देख लो। In October 2013, Gilbert Company received 350 from a customer for arranging the provision for maintenance service. Sorry, this has been recorded as revenue. Gilbert Company does not provide maintenance service itself, but instead use a third party. Gilbert retained 12% of amount received, pays the balance. अरे वाह, अभी कौन आंसर कर पाएगा ये बच्चा? लगता है किसी को आप क्रैक कर पाओगे 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता तो। अरे एडजस्टमेंट 2-2 मार्क्स की है, ऐसे मान के चलना, मार्क्स का ब्रेकअप है ये। अरे भाई ये IFRS 15 टेस्ट कर लिया है, प्रिंसिपल एजेंट की टेस्टिंग कर दी है। आपने प्रिंसिपल की तरह 3.5 लाख रुपए रिकॉर्ड नहीं कर सकते रेवेन्यू। आप रेवेन्यू 3.5 नहीं कितना दिखा सकते हो, ओनली 15%। यू कैन शो रेवेन्यू ओनली 15%। भाई आप एक एजेंट हो, आप एजेंट की तरह थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हो, आप रेवेन्यू कितना दिखा सकते हो? 3.5 लाख का 88% रेवेन्यू आपका नहीं है, वो तो प्रिंसिपल का है, थर्ड पार्टी का है। आपने 3.5 का दिखाया तो आपको 3.5 हटाना पड़ेगा, 12% ही दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लेंगे इसको एडजस्टमेंट। तो पहले तो बड़ी सिंपल है, पूरे मार्क्स आगे देखते ही मजा आ गया जिसको पता है IFRS 15। बट वही IFRS 15 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? फिर क्या कहता था? ईयर एंड इन्वेंटरी काउंट वाज परफॉर्म द डे अर्ली ऑन 30th October 2013। अच्छा कहता है एक दिन पहले हमने ईयर एंड में इन्वेंटरी की काउंटिंग करी, फिजिकल काउंटिंग करी, एंड वाज करेक्टली इन द ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस ऑन 31st October। Gilbert Company made a sale of 12,035 which were also correctly recorded. However, the inventory records were not updated. Gilbert Company applied a markup of 30% on these goods. On 31st October, Gilbert Company made a sale of 12,035 which were also correctly recorded. However, inventory records were not updated. Gilbert applied markup of 30%. कहता है आपने सेल तो रिकॉर्ड कर ली, समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने सेल तो जो इन्वेंट्री बेची उसकी सेल तो रिकॉर्ड कर ली, बट इन्वेंटरी का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ठीक है, बट आपने उस इन्वेंटरी को स्टॉक से नहीं हटाया, उसको क्लोजिंग स्टॉक में काउंट कर लिया। भाई मैंने एक दिन पहले काउंटिंग करी और मैंने देखो मेरा ईयर एंड होता है 31 को, मैंने 30 को काउंटिंग करी बट 31 को बेच दी वो इन्वेंट्री। तो जब आपने इन्वेंट्री 31 को बेच दी, जब इन्वेंट्री 31 की कितने की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, या हमें सेल प्राइस दिया हुआ 30% का मार्कअप है, तो उसकी कॉस्ट आपको, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट कर ली, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ज्यादा आ रही होगी। आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा है, आपने ओवर स्टेटेड दिखा दी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल गिर गई होगी बच्चों। अरे भाई अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा दिखा दूंगा, गुड्स थे 10,000 के, मैंने दिखा रखे हैं 12,000 के, गुड्स थे 10,000 के, मैंने दिखा रखे हैं दोस्त 12,000 के, तो जब 2,000 के मैं बेच चुका हूं फिर भी मैं इन्वेंट्री में 12,000 दिखा रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल को मैं गिरा रहा हूं ना 12 से, ओवर इन्वेंट्री को ओवर दिखा के, एक्स्ट्रा दिखा के, तो वो ठीक करना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री से हटाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बिक चुके हैं, वो कॉस्ट बन गई है, वो इन्वेंट्री नहीं है। जो आइटम बिक गया उसकी कॉस्ट भी तो रिकॉर्ड करनी थी, नहीं करनी थी। सेकेंड एडजस्टमेंट भी बहुत मुश्किल नहीं है, बट कॉमन सेंस टेस्ट किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट ही नहीं किया, ये नॉर्मल लोगों का डेबिट क्रेडिट का नॉलेज टेस्ट कर लिया, ये तो सिंगल एंटिटी की खूबसूरती है। देख लो, पढ़ो, तीसरी पढ़ो। समझो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होते हैं ये सारे, आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से टैकल करना है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर until 31st October 2013 one of the FVTPL investment, ओहो IFRS 9 को टेस्ट कर रहा है, आपके IFRS 9 का नॉलेज बड़ा मजा आता है इसको सिंगल एंटिटी में आपके IFRS 9 के नॉलेज को टेस्ट करने में। देखें, during the year ended 31st October 2000 one of the FVTPL investment which had a carrying amount 62,000 sold for 59, एक फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा वो इन्वेस्टमेंट को कैसे चला रहे थे हम? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, FVTPL पे चलाते थे। तो FVTPL तो अपन को मालूम ही है, सबसे आसान कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट है। किसमें थी ये इन्वेस्टमेंट अभी देखेंगे, 62,000 की 59,000 पे एक इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास कितनी फेयर वैल्यू थी, इन्वेस्टमेंट विच कैरिंग अमाउंट 62 हमने 59 पे बेची,
तो 62,000 का इसका फेयर वैल्यू था, हमने 59,000 में बेची तो हमें लॉस आ गया, पीएनएल में लॉस जाना है 3,000 का, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस एंट्री के साथ भी। The proceed have been deducted from the year end balance of investment। अच्छा, प्रोसीड को हटा दिया इन्वेस्टमेंट से। भाई आपको देखा जाए तो एंट्री क्या होना था इसका, डेबिट कैश, आपको 59,000 का कैश आ गया था, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी कम होनी है 62,000 की, और आपको डेबिट लॉस, आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करके लॉस आप 3,000 का डाल देते पीएनएल में, ये होना था। इन्होंने 59,000 यानी प्रोसीड को इन्वेस्टमेंट से हटाया। ध्यान से समझना, डेबिट कैश, क्रेडिट, डेबिट लॉस, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गई तो पूरा 62,000 कम होना था ना बच्चा। तो बट ये क्या कह रहे हैं, कहते द प्रोसीड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईयर एंड बैलेंस, हाउएवर एनी गेन ऑन लॉस और डिस्पोजल शुड हैव रिकॉर्डेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कहता है कोई भी गेन लॉस है उसे कहां दिखाना है, गेन लॉस को, डिस्पोजल को शुड हैव बीन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो क्वेश्चन ने बोला वो मानना पड़ेगा, एडमिन एक्सपेंस में दिखा देंगे। The remaining investment is classification at a fair value, remaining जो बची उसकी 184, तो आपको इन्वेस्टमेंट आपने कम करी है 59 से, प्रोसीड से, देखो क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम छुपी हुई है, इन्वेस्टमेंट 59 से कम नहीं होनी थी, 62 से कम होनी थी। ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट जितने से गई है तो 3,000 से और कम करनी पड़ेगी, फिर बची हुई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फेयर वैल्यू निकालोगे, वरना गलत हो जाएगा। Had a fair value 1843 on 31st October, still need to be recognized। अभी रिकॉर्ड नहीं किया, इसको रिकॉर्ड करना है, हमें रिकॉर्ड करना है, नहीं गेन लॉस should be recorded in other income। और यहाँ का गेन लॉस कहाँ पे जाना है, अदर इनकम में। तो पीएनएल में भी कहाँ प्रेजेंट करना है वो भी बता रखा है, पीएनएल में कहाँ प्रेजेंट करना है वो भी बता रखा है। सबसे मस्त बात तो ये है, तीसरा पॉइंट भी अच्छा लगा मुझे, बट अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को टेस्ट ही नहीं किया, कॉमन सेंस टेस्ट कर रहा है यहाँ भी। The fair value of every TOCI investment include a purchase made during the year। The fair value of every TOCI investment, अच्छा मतलब जो OCI से चला रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में कुछ परचेज करी है, the cost 8,000 associated with this purchase was charged to admin expense। जो हमारी कॉस्ट थी उससे एडमिन एक्सपेंस 31st October, fair value of investment is 124750, we still need to be recognized। तो क्लोजिंग फेयर वैल्यू भी दी हुई है। और यहाँ पे क्या कर दिया है बच्चा, एक बात समझो, जो चीज असेट बनानी थी, आप जब कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो हम पीएनएल में चार्ज कर देते, आपको तो उसको असेट दिखाना था, आपने पीएनएल में एक्सपेंस कर दिया। मान लो आपने एक असेट खरीदा 10 लाख रुपए का, आपको करना था डेबिट असेट क्रेडिट कैश, आपने क्या कर दिया, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, 10 लाख रुपए पीएनएल में एक्सपेंस कर दिया। आपको पीएनएल को ठीक करना होगा, बैलेंस शीट में असेट दिखाना होगा। 8,000 का परचेज कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा कैरिंग वैल्यू में, और फिर अकॉर्डिंगली आपका लॉस प्रॉफिट निकलेगा। मैं समझाऊंगा इसको, आपको समझाऊंगा, देखो। फिफ्थ, Gilbert Company made descent to major land building at fair value for first time। पहली बार 31st October, fair value of land was 1 lakh and fair value of building 7 lakh। No adjustment has been made to reflect the revaluation or related deferred tax। The relevant tax rate is 21%। कहता है relevant tax rate 21% है, इसको लेके ना कोई deferred tax की adjustment करी है, ना we have done adjustment of any other thing। तो यहाँ पे deferred tax का adjustment करना पड़ेगा भाई। रिवैल्यूएशन गेन पे deferred tax को adjust नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, गेन पे, रिवैल्यूएशन गेन पे deferred tax को भी एडजस्ट कर देंगे, देख लेंगे उसको, हमें टैक्स रेट दिया हुआ एडजस्ट कर देंगे, मैं सिखाता हूं उसको कैसे करना है। Finally, the share capital first number comprise one ordinary share 0.5 each on first Feb। Gilbert Company made 1/5 right issue। अच्छा, right issue करा है at dollar fund। The market price of existing right issue was 1.6। No adjustment is made for right issue। तो देखो यहाँ पे करने के साथ साथ एक तो आपको यहाँ भी राइट इशू की अकाउंटिंग करनी है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्योंकि इसकी कोई अकाउंटिंग इन्होंने करी नहीं है, नो अकाउंटिंग राइट इशू। तो राइट इशू की अकाउंटिंग यहाँ टेस्ट कर ली, और तीसरे पॉइंट में ईपीएस। तो आपको राइट इशू के ज्यादा मार्क्स हो गए, 6-7 मार्क्स हो गया राइट इशू। एक IAS 33 के राइट इशू के 2-4 मार्क्स यहाँ होंगे, कम से कम 2-3 मार्क्स तो यहाँ मान के चलो, 2 मार्क्स तो मान के चलो, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तो राइट इशू की अकाउंटिंग और उसका ईपीएस निकालने के हैं। On 1st September, company declare a final ordinary dividend of 0.10 per shareholder। This was paid on 30th September and was recognized in suspense account। तो आप सबको मालूम होगा, डिविडेंड के साथ ध्यान रखना, डिविडेंड जब प्रपोज होता है तब अकाउंट नहीं होता। डिविडेंड कब अकाउंट होता है, जब वो डिक्लेयर हो जाता है, जब वो पे हो जाता है। बाकी यहाँ तो डिविडेंड हमारे को रिकॉर्ड करना है, बट इन्हें समझ नहीं आया कि कहाँ डालना है। रिटेन अर्निंग कम करनी थी, इनको समझ नहीं आया। डिविडेंड, डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कैश, सोकी में डालते हैं ना, डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कैश, तो दे वर नॉट एबल टू डू, एंड उस वजह से उन्होंने रॉन्ग एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है,
अपन कर सकते हैं इसको, इजिली मैनेज कर लेंगे। देखते हैं बात क्या कहता है। देखो सबसे पहले तो हम ए पार्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अपना ए पार्ट की बात कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारी हेडिंग हो जाएगी, ठीक है सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बच्चा हमारी हेडिंग हो जाएगी, ठीक। अब आप चाहो तो बेसिक अपना लिख लो, क्योंकि पीएनएल आपको बनाना है, तो बेसिक फॉर्मेटिंग आप कुछ करना चाहो, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, इतना बेसिक से हमें 12 मार्क्स पीएनएल बनाने के हैं। जो जो खर्चे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो जो ट्रायल बैलेंस में खर्चे दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस को देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, तो वो सारे खर्चे यहाँ पे डालने पड़ेंगे हमें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे ही तो है। एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस का काफी रोल है, वर्किंग नोट बना के उसको देख लेंगे एडमिन एक्सपेंस में क्या आएगा। तो फिर हमारा उसके बाद जो आता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर हम अदर इनकम और सारी चीजों को यहाँ से एडजस्ट करते हैं। आप साइड बाय साइड कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी इनकम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, फिर कुछ अदर इनकम इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे को जो हुई है, वो इन्वेस्टमेंट इनकम आप डाल लोगे यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट इनकम डालने के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, भाई टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद उसमें से आप टैक्स हटाओगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दोगे, तो आपका इनकम टैक्स हटाते क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मेन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें चाहिए होता है। फिर इसके नीचे आप अपना अदर कॉम्प्रिहेंसिव ओसीआई बनाओगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो जो चीजें हैं, फिर नीचे आ जाएगा आपका टोटल, दोनों को ऐड करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ओसीआई को ऐड कर दोगे, तो रिवैल्यूएशन गेन और सब ओसीआई में जो जो चीजें जानी है उसको डाल देंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो एक बेसिक सा फॉर्मेट है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन चेंज होगा, आइटम कम ज्यादा। साइड में हम ना वर्किंग नोट बना लेते हैं। नीचे भी बना सकते हो आप वर्किंग नोट, और साइड में एक्सेल पूरा दिखता है एग्जामिनर को, आपको फिक्र करना नहीं है। मैं वर्किंग नोट भी साइड बाय साइड आप लोग के साथ बनाया जा रहा हूं। अगर मैं यहां पे बात करूं, पहली चीज तो, पहली एडजस्टमेंट कौन सी है, ध्यान दो सारे बच्चे। पहली एडजस्टमेंट आपकी ना रेवेन्यू को इंपैक्ट करती है, 3.5 लाख की। इसको मैं ठीक करता हूं, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। आप वर्किंग नोट का रेफरेंस भी देना चाहो, वर्किंग नोट 1 वहां पे भी दे सकते हो। यहाँ पे आप दिखा सकते हो कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू। भाई आपको रेवेन्यू गिवन कितना है क्वेश्चन में, तो रेवेन्यू गिवन है 3,765,505। रेवेन्यू रिपोर्टेड कितना है, 3,765,505। अब दिक्कत क्या होगी, देखो कहता है आपने 3.5 लाख रुपए का पूरा रेवेन्यू दिखा रखा है, आपको सिर्फ कितना दिखाना था, 12% का। तो मैं इसको डायरेक्टली एडजस्ट कर सकता हूं, मैं इसको डायरेक्टली एडजस्ट कर सकता हूं।
करते हैं एडजस्ट, डायरेक्टली नहीं करते हैं। 3.5 लाख रुपए की आपने इनकम दिखा रखी थी जो आपको नहीं दिखानी थी दोस्तों, तो क्या होगा खुद से सोचो। बिल्कुल सिंपल है भाई, आपने एक इनकम दिखा रखी है 3,50,000 की, तो अगर मैं उसके पॉइंट की बात करूं तो अपन को 3,50,000 क्यों नहीं दिखा सकते हम? -3,50,000। अरे हमारा रेवेन्यू नहीं है, थर्ड पार्टी है, नॉट अ रेवेन्यू। बट रेवेन्यू कितना दिखा सकते हो? 3,50,000 का 12% हमारा रेवेन्यू, तो सम किया 345,7505। थाउजेंड्स में कर नहीं रहे हैं, पूरा क्वेश्चन डॉलर में कर रहे हैं। चाहो तो यहां डॉलर का साइन बना दो, रेवेन्यू को मार्क कर दो इक्वल टू, रेफरेंस दे दो जहां पे आपका एग्जामिनर को अपने आप समझ आ जाएगा, वहां पे लिखना चाहो टाइम है तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। वर्किंग नोट 1। आती है बात समझ? भाई आपने गलत रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया तो अपन को ठीक तो करना ही पड़ेगा। आगे क्या, अगला कॉस्ट ऑफ सेल देखो। तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट तो है। सेकंड एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल की है। पहली एडजस्टमेंट हमारे पीएनएल के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो गई। ईयर एंड इन्वेंटरी काउंट परफॉर्म 30th was correctly recorded in draft plan October made sale 12,035 which is correctly our inventory recorded Gilbert markup 30%। 30% का मार्कअप भाई आपने कॉस्ट ऑफ सेल में जो चीज दिखानी थी आपने नहीं दिखाई। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। आपको कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2446577 2446577। टू फोर फोर सिक्स फाइव सेवन सेवन हमें गिवन है। अब हुआ क्या यहां पे बच्चा, अगर आप देखो तो आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को कम दिखाया है। ये कॉस्ट ऑफ सेल ना अंडर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड। ये आपको समझाने के लिए बता रहा, अंडर स्टेटेड। अरे आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री से हटाया ही नहीं है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करना पड़ेगा। इंक्रीज जो आपने सेल करी है वो दिखाना पड़ेगा। आपने सेल कितने की करी है? 12,035। इसकी कॉस्ट निकालो 12,035। मार्कअप बोला है 30% मार्कअप बोला है, तो मतलब कॉस्ट कितनी होगी? 100। कॉस्ट कितनी होगी? 100। 100 डिवाइड बाय 130, 9257। ध्यान रखना मार्कअप वर्ड यूज किया है। मार्कअप याद है ना? मार्कअप का बता देता हूं जो बच्चे भूल गए मैंने क्या किया है। मार्कअप मार्जिन दो कंसेप्ट होते हैं। मार्कअप में हम कॉस्ट को 100 मानते हैं और प्लस 30 करते हैं और फिर 130 होता है। ये वाला कंसेप्ट लगाया मैंने, मार्जिन नहीं लगाया। जो गिवन है उससे डिवाइड, सेल गिवन है सेल से डिवाइड, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई। कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करी, कॉस्ट कम पे रिकॉर्ड करी, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। भाई आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को दिखा रहे हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों दिखा रहे हो? क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो वो है ही नहीं गुड्स, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करके दिखा दिया। समझना इस बात को। मैं आपको इसके लिए एक नोट भी रीड करा देता हूं। देखो नोट क्या कहता है। कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड ऑन 31st October इज इनकरेक्टली इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सेल ऑन ट्रायल बैलेंस, देयरफॉर कॉस्ट देयरफॉर नीड टू बी एडेड बैक टू द कॉस्ट ऑफ सेल 9258। हमें ऐड करना होगा और ये मेरे मार्क्स बनते जा रहे हैं।
ये हर बार जब मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, एग्जाम में पेपर बच्चों का छूट जाता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लॉटिंग नहीं करते हैं, इसके भी मार्क्स। ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल और ये तो आ गया, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व कर लिया। एग्री करते हो? नहीं करते हो? कर सकते हो? बहुत हाई फाई कंसेप्ट लगा दिया सर ने, जीपी आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे तो आई थिंक अपन को कुछ कंसेप्ट ही नहीं दिया हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो जो कि तो डाल देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो भी मार्क्स है मिल जाए हमें, प्लॉटिंग कर देते हैं। 116 नाम देख लो कितना फनी सा बनाते हैं, 116 ये टाइपिंग में ही गलती हो जाए, ये नहीं सिंपल डाल दो 5 लाख 10 लाख, परेशान करना है हर चीज में। एडमिन एक्सपेंस, अब यहां भी कुछ बताया गया था, पहली दो एडजस्टमेंट तो शांति मिल गई, पहली दो एडजस्टमेंट के साथ तो फाइट कर ली, यहां भी कुछ बताया गया था। अब क्या कहता है तीसरा गांव, हमसे क्या कह रहा है? एडमिन कॉस्ट दी कितनी है? 127713। मेरे को लगता है इसके लिए भी वर्किंग नोट ही बना ले तो बेटर रहेगा। कितना गिवन है? अच्छा, फॉर्मेटिंग के कोई खास मार्क्स नहीं है, इसको लेके परेशान नहीं होना है। 127713, ठीक है। अब क्या सर, 127713 हमने लिख दिया। अब एक तो मैंने आपको बताया था, देखो 3000 का लॉस, 3000 का लॉस एक तो फेयर वैल्यू से माइनस होगा, और 3000 का जो लॉस है इन्होंने दिखाया नहीं, वो 3000 का लॉस इन्होंने रिकॉर्ड नहीं कराई। इस वाली एडजस्टमेंट को पढ़े तो यहाँ पे दो बातें अपनी निकल के आती हैं। ड्यूरिंग द ईयर 59,000 का द प्रोसीड हाउएवर एनी गेन लॉस डिस्पोज शुड बी इन एडमिशन एक्सपेंस, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने सीधा प्रोसीड माइनस कर दी। द प्रोसीड हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईयर एंड बैलेंस बट द गेन लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन 18430। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करते वक्त ध्यान रखना है। देखो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, साइड में बना देते हैं इसी के नीचे, इन्वेस्टमेंट जो हमारी FVTPL वाली है, कहते हैं कितनी कैरिंग वैल्यू है? 178400 कैरिंग वैल्यू, 178400। एग्री करते हो? 178400। भाई तुमने इसमें से 59 हटा रखा है, तुम्हें इसमें से पूरी पूरी की पूरी सेल प्रोसीड 62,000 हटानी थी, 3,000 का लॉस तुमने नहीं हटाया, वो 3,000 का लॉस और हटा दो। भाई वो भी तो हटेगा ना दोस्त, नहीं हटेगा? आपकी इन्वेस्टमेंट रियल में कितने की है? 175400। और कहता है ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू एट ईयर एंड हमें दी हुई है, फेयर वैल्यू। आप एडजस्टमेंट पढ़ो, फेयर वैल्यू हमें ईयर एंड पे दी हुई है, तो कितना है? 184300। तो गेन कितना आया? ये कहां जाएगा ये वाला गेन? दिस माइनस दिस, 8900 का हमें गेन भी आ गया। और ये गेन कहां डालना है ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है बच्चों। देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये गेन भी बताया हुआ है, एनी गेन लॉस अदर इनकम, तो ये भी मैं यहाँ पे याद रख लूंगा बाद में कि मुझे ये अदर इनकम में दिखाना है। मैंने हालांकि फॉर्मेट बना रखा है इसका भी, आप अभी चाहो तो अभी भी पोस्टिंग कर सकते हो सीधा, अगर आपको लगता है भूल जाओगे। मैंने वहां लिख लिया, कर दो पोस्टिंग, अभी कर देता हूँ। चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो देखो कोई अदर इनकम दी हुई थी क्या? हाँ 15,151 दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम यानी अदर इनकम।
एक तो दोनों साइड साइड में नहीं देख रहे ना, बुक एग्जाम में ये फायदा रहता है, आपको इतना टाइम लगेगा, मुझे बार बार फिगर में भूल जा रहा हूँ। 151 प्लस रेफरेंस कर देता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट में अदर इनकम, और ये तो आ गया मेरा लॉस, सॉरी अदर इनकम 24051। ठीक है, एग्जामिनर इसको ओपन करके आराम से देख पाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एडमिन में बात करें तो ये वाला लॉस एडमिन में डाल देंगे। भाई 3000 का नुकसान है ना हमारे, इसको वैसे ही लिख देते हैं, 3000 का लॉस भी है। भाई ये जो लॉस है पीएनएल में जाएगा नहीं जाएगा, और लॉस कहां जाना है, क्वेश्चन बोलता है एनी गेन लॉस, जो सेल पे आता है वो एडमिन एक्सपेंस में दिखाते हैं, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एनी गेन लॉस डिस्पोजल शुड हैव रिकॉर्डेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये भी मैंने दिखा दिया। तो क्या मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का काम पूरा हो गया? नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि फोर्थ की भी एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट इंक्लूड परचेज मेड द कॉस्ट ऑफ 8000, हमने 8000 का कॉस्ट दिखा दिया जो कि हमारी असेट था, असेट को हमने एक्सपेंस दिखा दिया, हमने एक सामान खरीदा वो हमारी कॉस्ट थोड़ी एडमिन एक्सपेंस में दिखा दिया, ये हमारा बच्चा बनेगा। भाई 8000 का आपने खर्चा दिखा दिया जो कि आपका असेट था, आपने खरीदी है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस, आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बढ़ा रखा है 8 से, इसको ठीक कर दोगे, और ये मेरे एडमिन एक्सपेंस के भी मार्क्स हो गए। तो टाइम लग रहा है बच्चों, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं, बट आप लोग तो और भी जल्दी कर पाओगे। आई कुछ जान में जान, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती जा रही है, तो कुछ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, मन में तसल्ली हो रही है कि हाँ सर कर पाएंगे। अच्छा, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस पे भी तो शायद फेयर वैल्यू अपन को निकालना होगा, इन वाली इन्वेस्टमेंट्स की भी कर लेते हैं, वर्किंग नोट के साथ साथ कुछ भी आप कर सकते हो, जो कैलकुलेशंस हैं वो भी एक्सेल पे, देखो मैं कुछ कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा, बच्चे कैलकुलेटर पेपर पे करके फिर डालते हैं, तो ऐसी जरूरत थोड़ी है। भाई आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी है वो गिवन होगी, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देख लूंगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव 1,20,000 की, 1,20,000 की, आपने कितने से कम दिखा दी परचेज, जो परचेज थी वो दिखा नहीं रखी थी, तो 8,000 की परचेज और दिखा दूंगा। ये तो बैलेंस शीट बनानी नहीं है, वरना बैलेंस शीट भी साइड बाय साइड बनानी होती तो सोचो हालत टाइट हो जाती, उसको भी अपन कर रहे होते हैं, जो हुक्म है करना ही पड़ेगा एग्जामिनर का, वरना दोबारा बुला लेगा। 1,28,000 फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है फोर्थ में, देखो दी हुई है क्या, 124,750 लॉस आ गया भाई, 124,750, 3,250 लॉस, और ये लॉस कहां जा रहेगा दोस्त, ओसीआई में, याद रखूंगा मैंने, वो अदर इनकम का है और ये ओसीआई का है, याद रहेगा। साथ के साथ पोस्ट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं ओसीआई को टच करना नहीं चाहता क्योंकि कुछ और भी बातें हैं उसमें। सब ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम निकाल ही लें, जीपी माइनस 10 ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना हो गया, 10 - 10 73, सॉरी ये तो इनकम है ना, देखो यही गलती हो जाती है, मैंने माइनस कर दिया, प्लस होगा इनकम, ये आ गया, राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स एक्सपेंस भी शायद हमें गिवन ही है, हाँ 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 हाँ, कहाँ है, 4,28,000 का इनकम टैक्स एक्सपेंस है, 428, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको साइन लगाना ही है, बिना साइन लगा के फॉर्मूले में भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 + वो नेगेटिव में तो मैंने प्लस कर दिया, ये हमारा आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, पीएनएल तो बन ही गया। ओसीआई में बात करें तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स करके मैं डाल दूंगा, यहाँ पे रेफरेंस कर देता हूँ ओसीआई में, इसके भी मार्क्स गेन कर ही लें।
ठीक है, रिवैल्यूएशन भी कुछ है, मैं जानता हूं, लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो यहां पे ना ये वाला पॉइंट थोड़ा टिपिकल डाला हुआ है, पूरे इस टॉपिक में सबसे टिपिकल पॉइंट ये वाला डाला हुआ है। तो क्या मैं मार्क्स गेन नहीं कर सकता क्या? अगर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं भी आता, मेरा फोर्थ वर्किंग नोट मेरे को नहीं भी आता, मैं समझा रहा हूं, तो भी क्या मुझे मार्क्स नहीं मिल सकते क्या? सिंगल एंटिटी में इतना मैं पूरा कहां कर रहा हूं, इसमें कुछ तो मार्क्स मैं लेके आऊंगा ना। और जो भी मुझे इसमें समझ आता है, मिस भी कर दिया कोई बात नहीं, आगे चलूंगा, सोखी बनाऊंगा, हर चीज के मार्क्स हैं अपने। ठीक है जी सर, गेन कर सकते हैं। अब देखो यहां पे थोड़ा समझने वाला गेम क्या आ गया, कहता है हमसे कि हमने लैंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन किया है, अब ये वाला पॉइंट समझना था, और डेफर्ड टैक्स भी। कहता है गिलबर्ट कंपनी मेड अ डिसीजन ऑफ मेजरिंग लैंड बिल्डिंग फेयर वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी तक नहीं किया, और डेप्रिसिएशन का हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। क्या है, डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है, मतलब डेप्रिसिएशन का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन करना ही नहीं था। वैसे बहुत सिंपल है, फेयर वैल्यू लैंड का 1 लाख, फेयर वैल्यू बिल्डिंग का 7 लाख, डेप्रिसिएशन नहीं है तो दोनों को हम क्लब कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन होता तो अलग अलग करना पड़ता। तो मुझे बोला है देखो फेयर वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, लैंड का और बिल्डिंग का। समझाने के लिए आपको अलग अलग कर रहा हूं, लैंड का फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मिलियन, ठीक है, और इसका कितना है, 7 लाख, 1 2 3 4 5 7 लाख टोटल आ गया अपने पास। ये हमारा हम मानेंगे नहीं फेयर वैल्यू। अच्छा, कैरिंग वैल्यू कितनी दी हुई, दोनों की कैरिंग वैल्यू कितनी दी हुई, डेप्रिसिएशन का इन्फो नहीं है बिल्डिंग पे, इसलिए मैं दोनों को क्लब करके चल रहा हूं, मेरे दोनों सेम है, 8 लाख एंड 4 लाख 676। देखो कैरिंग अमाउंट, मेरे को डेप्रिसिएशन कैसे पता लगता था, लाइफ दी ना कुछ दी, तो मेरे क्वेश्चन मतलब इंडिकेटर है इस बात का कि आपको डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। बच्चे कई एग्जाम में इसमें डेप्रिसिएशन ढूंढने लग जाएंगे, तो वो गलती कर रहे हैं भाई। 8 लाख एंड 4 लाख 76,000 ये मेरी बुक की वैल्यू है, तो मुझे कितना रिवैल्यूएशन गेन हो गया, टोटल रिवैल्यूएशन गेन इज दिस 4,24,000 का मेरा गेन ऑन रिवैल्यूएशन है। आया मजा? अब आई एग्री एग्जाम के अंदर आप इतना फॉर्मेटिंग से नहीं कर पाओगे, अलग अलग करोगे, कई सारे डाउट और आएंगे, बट प्रैक्टिस से वो कम होता है। मैं कह रहा हूं 4,24,000। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने जब आपको डेफर्ड टैक्स पढ़ाया था IS 20, जब डेफर्ड टैक्स हमने पढ़ा, तो डेफर्ड टैक्स के लिए मैंने आपको बताया था, रिवैल्यूएशन का एक स्पेशल केस कराया था, उसे ओपन करके खोल के जरा नोट्स में देख लो, एक बार जल्द से देख लो, रिवैल्यूएशन का पॉज करके आराम से देख सकते हो आप, आपको क्या दिक्कत है, आपके लिए ही बना रहा हूँ ये, आराम से उसको देखो, फिर ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सर जो बताएंगे मत समझना सर क्या बता दिया। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन पे अगर डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करने को बोले, देखो यहाँ पे ना हम, मैं करता नहीं इसकी एडजस्टमेंट, बट ना इन्होंने वर्ड ये यूज किया, क्या बोला, नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड टू रिफ्लेक्ट रिवैल्यूएशन और द रिलेटेड डेफर्ड टैक्स। कहते हैं रिवैल्यूएशन और रिलेटेड डेफर्ड टैक्स दोनों नहीं दिखाए, मतलब हमें रिवैल्यूएशन भी दिखाना है, उसका डेफर्ड टैक्स भी दिखाना है, और रिवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स निकालना इतना आसान है। डेफर्ड टैक्स अगर हम स्टेप पढ़ते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स होता है रिवैल्यूएशन गेन इनटू टैक्स रेट। आप मेरे नोट्स में भी देखोगे तो ये बात मैंने आपको बताई है, पूरा कराने के बाद एंड में मैंने रिवैल्यूएशन का जो निकाला था, रिवैल्यूएशन गेन इनटू टैक्स रेट करना होता है। इसमें कुछ हमें 5 स्टेप नहीं लगाने, डीटीएल से कोई मतलब नहीं है, रिवैल्यूएशन गेन पे हमेशा डीटीएल ही बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही बनेगी, याद रखना भाई, गेन पे हमेशा, क्योंकि इनकम टैक्स में नहीं कंसिडर होता है रिवैल्यूएशन गेन। तो कुछ नहीं करना था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 21% का आई थिंक टैक्स रेट दिया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ, 21% ही है, हाँ 21% का आप माइनस कर दोगे, ये आपका आंसर पीएनएल में ओसीआई में जाना है, ये आपका ओसीआई में बच्चा जाना है। सर ओसीआई में कितना जाना है, ये जाना है, टैक्स को हटा के, डेफर्ड टैक्स, रिवैल्यूएशन पे सिर्फ डेफर्ड टैक्स लगता है, इनकम टैक्स कभी नहीं लगता, और डेप्रिसिएशन है नहीं, तो बाकी चीजें मुझे इसमें बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं थी, पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन गेन, पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन गेन ही है ये सिर्फ।
भाई रिवैल्यूएशन गेन का डेफर्ड टैक्स ही है इस क्वेश्चन में, नॉर्मल इनकम टैक्स वाला डेफर्ड टैक्स नहीं है। तो ये हमारा जाएगा ओसीआई में बच्चों, और इसको इसको हम डालेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसको रेफर कर दूंगा, एग्जामिनर को खुद ब खुद पता लग जाएगा। कैलकुलेशन अगर उसे हमें मार्क्स, कभी हमने कैलकुलेशन कोई मिस्टेक करी तो बहुत जरूरी है कि उसे पता लग जाए। और ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखा क्वेश्चन इसको करने से पहले जो मैं कराता हूँ आपको डेफर्ड टैक्स, तो मैंने वहां भी बताया रिवैल्यूएशन गेन का, जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है, रिवैल्यूएशन गेन है पूरा का पूरा, उसका डेफर्ड टैक्स ऐसे ही निकलता है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें डिटेल का कुछ चक्कर ही नहीं है। सर टोटल बता दो, तो बच्चा 10 10 एंड 10, ये आपका 12 मार्क्स। भाई 12 मार्क्स के लिए तो यही करना था मेरे ख्याल से। तो हाँ जी, ये लॉस है माइनस लगा देता हूँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। 69552, 69550, ये मेरे 12 मार्क्स मैंने सिक्योर करे पीएनएल की एडजस्टमेंट्स कर करके। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने कुछ एडजस्टमेंट नहीं करी, 6 नहीं करी, 7 नहीं करी, वो पीएनएल की नहीं है ना, बैलेंस शीट का इम्पैक्ट है। तो शेयर वेयर आप कितना भी इशू करो, पीएनएल पे थोड़ी कभी राइट इशू का इम्पैक्ट आता है। डिविडेंड का कभी पीएनएल पे इम्पैक्ट थोड़ी आ सकता है, डिविडेंड रिसीव का आता है। तो मेरे को तो टेंशन ही नहीं थी, 6 तो 7 की पढ़ते ही समझ गया था मैं तो कि मुझे इन दोनों एंट्री को, इसमें 12 मार्क्स के लिए तो मेरे 12 मार्क्स के लिए तो सिर्फ 5 एडजस्टमेंट, और पांचों में भी मुझे जो टफ लगी थी वो 5 भी लगी थी। बट अभी आप लोगों के साथ जब करने लगा तो ये भी आसान लगने लगी। और तब भी मुझे आपके पर्सपेक्टिव से लगती है, हमारे पर्सपेक्टिव से क्या टफ है बच्चा, हम लोग तो डेली पढ़ा रहे हैं, बट आपको कैसे याद आएगा कि इसमें रिवैल्यूएशन गेन का डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट करना है, सिर्फ 5 स्टेप नहीं लगाने हैं और करना है एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। आपसे आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ रिवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है, अगर आप सोचो तो द डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू रिवैल्यूएशन, नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन डिफरेंस। आती है बात समझ यहां तक? तो ये आपका सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन है। आगे के पार्ट तो आपके और भी सिंपल है। प्रिपेयर स्टेटमेंट चेंजेस ऑफ इक्विटी फॉर द ईयर एंड, तो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं बच्चों इसको, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसमें अपन डायरेक्टली आंसर शो कर देता हूँ एक्सेल पे, तो एक्सेल वाली चीज तो अब रही नहीं ना, तो आप समझ जाओगे। आंसर से देख लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। एक्सेल पे तो बस अब फिगर्स ही बनानी है। तो अगर हम बात करें अब राइट इशू की, तो वर्किंग नोट में अपन एक वर्किंग नोट बना के राइट इशू को भी सॉल्व कर लेंगे। राइट इशू का देख लो क्या होगा, मैं एक बार आपको वैसे बता देता हूँ पढ़ के जल्दी से। कहता है शेयर कैपिटल 180, ऑर्डिनरी शेयर 0.5, फर्स्ट गिलबर्ट मेड 1 for 5, 1 for 5 समझते हो, हर 5 को एक, तो 1/5। ठीक है, फॉर होल्डर ऑफ 5 विल गेट 1 राइट शेयर, फॉर $1 per share द मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग प्राइस राइट इशू 1 point, नो एडजस्टमेंट इज नीडेड। तो कैसे करोगे इसको? पहले आपको राइट इशू का वर्किंग नोट दिखा दो, क्योंकि अब ये जो वर्किंग कर रहे हैं हम बी और सी के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये आपका राइट इशू का वर्किंग नोट है। वन वर्ड फॉर राइट, तो हमने कितने राइट इशू करे हैं? 36,000, क्वेश्चन में हमें दिए हुए थे 18,36,000। एंट्री कर देंगे डेबिट कैश, प्रोसीड जो आया $1, 50 हमारी नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू 50 चली गई। भाई आपने कितने में राइट शेयर इशू करे हैं? कहता है द मार्केट प्राइस बिफोर प्राइसिंग राइट शेयर, हमने पॉइंट द ऑर्डिनरी शेयर 0.5 फरवरी फॉर 1, ₹1 का राइट शेयर इशू किया, तो 0.5 नॉमिनल वैल्यू में डाल दिया, 0.5 शेयर प्रीमियम में डाल दिया। ध्यान रखोगे ये चीज। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है आपकी? ऑन 1 September कंपनी डिक्लेयर अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.10 पर शेयर टू एग्जिस्टिंग, दिस वाज पेड इन रिकॉग्नाइज्ड सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस में क्यों? डेबिट कैश, सॉरी डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट कैश करना था या पेबल करना था, अगर पे नहीं किया है तो ये भी ठीक कर लेते हैं। इसका भी दिखा देता हूं आपको।
क्या कहता है ये? समझ गए? ये डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट के लिए हेडिंग में आता हूँ। डिविडेंड क्या कह रहा है? अब एट 1 सितंबर 2 मिलियन शेयर, तो राइट इशू भी तो हो गया, तो ध्यान रखना राइट इशू को भी ऐड करोगे। 3,60,000 का जो राइट इशू है उसको भी डिविडेंड उस पर भी जाएगा। जितने भी शेयर थे 1 सितंबर तक, तब तक के सारे शेयर पे तो डिविडेंड पेड निकलेगा 2,16,000। पहली गलती बच्चे ये कर देंगे। एंड वॉज पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, दिस नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग ऑन शोकी। अरे आपको तो रिटेन अर्निंग को डेबिट करना होगा ना, डेबिट रिटेन अर्निंग करोगे ना भाई। और क्रेडिट जो भी है, कैश है, पेबल है, जो भी है, 2,16,000, 2,16,000 आपने सस्पेंस अकाउंट में क्यों डाल दिया? डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट सस्पेंस कर दोगे अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ। सस्पेंस को खत्म करना पड़ेगा ना, सस्पेंस थोड़ी रहेगा। आपने डेबिट रिटेन अर्निंग की जगह सस्पेंस को डेबिट कर रखा है। अब जिसको गलत डेबिट कर रखा है क्रेडिट कर दो, जिसको होना चाहिए था उसको डेबिट कर दोगे। आपके दोनों पॉइंट समझ, ये भी अपन ने देख लिए, सोकी में काम आएंगे। और फाइनली राइट इशू का पॉइंट, तो राइट इशू के पॉइंट तो आप सबको याद ही है। 3 स्टेप होते हैं हमारे राइट इशू के। क्या थे 3 स्टेप? तो पूरा IAS 33 टेस्ट कर रहा है एक तरीके से इस वाले क्वेश्चन, और कुछ नहीं है बच्चा। पहले क्या था? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लिया, राइट इशू बोनस फ्रैक्शन निकाल ली, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन भी आपको यहाँ पे यूज किया है क्योंकि रीइंस्टेटेड में काम आती है। याद रखना, देख लो लगता है कि सर ये कंसेप्ट कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो टेंशन मत लो। पहले देखो अपने नोट्स को, पहले देखो IAS 33 EPS की क्लास के इस कंसेप्ट को, फिर अपने आप बात करना कि यहाँ पे मैं कुछ नया हो रहा है या पुराना ही सर ने एक शो कर दिया। सर यहाँ पे डिटेल में आपको बताते, अगर नया कंसेप्ट होता बच्चा, कुछ भी ऐसी चीज होती तो मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करता। वरी मत करो, ठीक है सर? यहाँ भी बात समझ आ गई आपकी? अब बस दोनों स्टेटमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट्स तो हो ही गई। आपको स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं और जितना मार्क्स के लिए। आपको हेडिंग यही बनानी है, बी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखना है एक्सेल पे, फॉर्मेटिंग करनी है, शेयर कैपिटल, जो भी चारों चीजें, चारों का नाम लिखना, कन्वर्टेबल और ये सब तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल सी चीजें हैं। बस ध्यान रखना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन और दोनों का रिवैल्यूएशन अलग दिखाई देगा। मतलब आप जब रिवैल्यूएशन गेन कहते हो तो हर किसी का रिवैल्यूएशन गेन अलग दिखाना है, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन अलग दिखाना है, प्रॉपर्टी प्लांट का, इक्विपमेंट, रिटेन अर्निंग का अलग। तो कहता है 1 नवंबर पे आपको 9 लाख की शेयर कैपिटल दी थी, फिर 5 लाख का शेयर प्रीमियम, 32,514, और ये आपका 4360 आ गया। ठीक है, ये आपको सारा दिया हुआ है। डिविडेंड जो आपने बांटा, देखो रिटेन अर्निंग से 2,16,000 का डिविडेंड कम कर दिया, राइट इशू दोनों में 180 ऐड कर दिया। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ था, इसमें 334, ये कहां से आया उठ के? कुछ नहीं, सब आप कर चुके हो, कुछ नया नहीं है। देखो यहीं से तो उठ के आ रहा है 3250, 33940, यहाँ डाल दिया, ये आपकी सोकी बन गई। और कितने मार्क्स की सोकी है देखो, 5 मार्क्स की सोकी है। क्या ही करना है सोकी में भाई? हेडिंग बनानी है, चीजों को प्लॉटिंग कर देनी, ओपनिंग बैलेंसेस, ये सारा। एट 1 नवंबर वाला डाटा कहां से आया होगा? सब ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट हुआ। ये ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट हुआ है। राइट इशू को एडजस्ट करना तो अकाउंटेंट को आना ही चाहिए कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बढ़ेगी, डिविडेंड रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, और रिवैल्यूएशन की चीजें रिवैल्यूएशन के दोनों कॉलम में डाल दी, क्योंकि 2 तरीके के रिवैल्यूएशन भाई। OCI में भी तो मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखाया है, बैलेंस शीट में भी अलग अलग करके दिखाऊंगा। और बाकी ओरिजिनल EPS को रीइंस्टेट कर दिया। रीस्टेट कैसे करते हैं? इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर। 3 मार्क्स इस बात के थे कि ओरिजिनल EPS को रीइंस्टेट करना, बट इसके वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है वर्किंग 8। हमारी जो भी वर्किंग है ना, जो ये वर्किंग हमने नाम नहीं डाला, बट ये जो वर्किंग है ना, इसके मार्क्स हैं 3 मार्क्स। सिर्फ उस वहां पे जाके कोई बच्चा टेप के कराएगा तो उसको मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। ये इनवर्स वाली बोनस फ्रैक्शन तब पहुंच पाओगे जब ये 2 स्टेप करोगे, कोई मुश्किल नहीं है ये। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत हाई फाई स्टेप, तो देखो ये आपका रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन
गिलबर्ट कंपनी बच्चों, डू ट्राई योर सेल्फ, देखो कितना टाइम लग रहा है, कैसे कर रहे हो, ताकि समझ सको क्या मार्क्स आ रहे हैं अपने आप को, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो सर ने कैसे सॉल्व किया था। देखो मैं और चीजें आपको इसमें दिखाऊं, पुराना क्वेश्चन नहीं है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, साल भर पुराना होगा, साल 1.5 साल। देखो कैसे मार्किंग स्कीम है, कहता है रेवेन्यू के 1.5 मार्क्स में आपको 1.5 मार्क्स रेवेन्यू के, सिर्फ प्रिंसिपल एजेंट वाले, और आप 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स से बच्चे फेल होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल के 2 मार्क्स, कॉस्ट ऑफ सेल के 2 मार्क्स बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये क्या चक्कर है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का भी मार्क्स दे रहा है वो 1 मार्क्स, कॉपी पेस्ट करने का भी 3 में से कुछ तो मार्क्स, आधा भी होगा तो है, इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स में भी मार्क्स दिए हैं 2 मार्क्स, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 3.5 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे डाल रखे हैं, थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, बट 2 पॉइंट थे उसमें भी। सोकी के 5 है ही, अर्निंग पर शेयर के 3 मार्क्स है, आपके सामने मार्किंग स्कीम दिखा दिया मैंने। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, ये है आपके लिए सिंगल एंटिटी, ये है आपका सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरा कोई भी बच्चा इसके अंदर परेशान नहीं होगा इस टॉपिक में, मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, बट खुद से भी सॉल्व करना है, सर ने तो सॉल्व कर रखे हैं। सिंगल एंटिटी में मैं तभी बच्चों को शेयर करता हूँ, क्वेश्चंस सॉल्व करके देता हूँ ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, इसमें तो प्रैक्टिस है बेटा, इसमें कोई नॉलेज मुझे नया नहीं देना ना, तो क्लास देखो, प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन देखो कि सर ने किया हुआ मैं उससे मैच कर लूं, ठीक है, तो कर लोगे, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एग्जाम का टाइम नियर बाय है सब बच्चों का, और जितना मेहनत करोगे, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, तभी हो पाएगा, क्योंकि सिंगल एंटिटी में मैं हर बार जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विजुलाइज कराता हूँ, अब टाइम आ गया कि हम उसको अप्लाई करते हुए देख रहे हैं। तो ये पीएनएल है, बैलेंस शीट है, घबराना नहीं, पोस्टिंग के मार्क्स है, देखो टोटल के कोई मार्क्स नहीं है, देखो यहाँ पे टोटल का कोई मार्क्स नहीं दिया, मैं कहीं भी टोटल नहीं करता, कोई मार्क्स नहीं था, पोस्टिंग के मार्क्स है, रेवेन्यू के, कॉस्ट ऑफ सेल के, सबके अलग अलग मार्क्स है, मार्किंग स्टेप बाय मार्किंग है, एक गलती के बार बार मार्क्स भी नहीं कटते हैं, तो घबराना नहीं है, एक दो एडजस्टमेंट नहीं आती कोई बात नहीं, गलत कर देना, पर छोड़ के नहीं आना, ब्लैंक नहीं करके आना। ओके, सो आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।